नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने संयुक्त रूप से संसद टीवी का शुभारंभ किया। अब संसद टीवी ओटीटी प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया पर उपलब्ध होगा। इसका अपना मोबाइल ऐप भी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, भारत में नर्सिंग से जुड़े लोगों के कठिन परिश्रम के कारण ही एक दिन में 1 करोड़ से अधिक लोगों को कोविड टीका लगाना संभव हो पाया। देश में अब तक 75 करोड़ 89 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.62% पर बरकरार। सरकार ने ड्रोन और ड्रोन से जुड़े संगठनों के लिए पीएलआई योजना को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दूरसंचार क्षेत्र में कई संरचनात्मक और प्रक्रिया संबंधी सुधारों को मंजूरी दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, मेक इन इंडिया का लाभ उठाते हुए मौलिक साजो सामान के विदेशी निर्माता भारत में उत्पादक सुविधाएं स्थापित कर सकते हैं। सरकार ने कहा, भारत कम लागत पर उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए विश्व अंतरिक्ष हब के रूप में तेजी से उभर रहा है। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विशाखापट्टनम मुंबई मार्ग पर सीधी उड़ान को रवाना किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने फिरोजाबाद में डेंगू के मामलों की निगरानी के लिए विशेषज्ञों और चिकित्सकों का एक और दल भेजा और वर्ष 2022 के पद्म पुरस्कारों के लिए आज नामांकन की अंतिम तिथि। समाचार संध्या में देवेंद्र त्रिपाठी के साथ मैं नवीन सक्सेना। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति तथा राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संयुक्त रूप से आज संसद टीवी का शुभारंभ किया। आज ही अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस भी है। इस वर्ष फरवरी में लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी का विलय कर संसद टीवी की शुरुआत करने का निर्णय लिया गया था। संसद टीवी के कार्यक्रम मुख्य रूप से 4 श्रेणियों में होंगे। संसद तथा लोकतांत्रिक संस्थानों का कामकाज, योजनाओं का संचालन तथा कार्यान्वयन और भारत की नीतियां, इतिहास तथा संस्कृति के अतिरिक्त समसामयिक प्रकृति के विषयों, रुचियों तथा विभिन्न सरोकारों से संबंधित विषयों पर कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे। उपराष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा कि भारत में दुनिया में सबसे जीवंत संसदीय लोकतंत्र है और यह आयोजन मीडिया तथा लोकतांत्रिक शासन के बीच महत्वपूर्ण संबंधों को उजागर करता है। The new combined channel is expected to bring in synergy and economies of scale as well as provide a window to the vibrant democracy that India is. It is significant that the Sansad TV Parliament channel is being launched today to coincide with the International Day of Democracy. We are one of the oldest democracies. We are the most vibrant parliamentary democracy in the world. This event symbolically highlights the important linkages between media and democratic governance. इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है और इसके लिए लोकतंत्र सिर्फ संवैधानिक संरचना नहीं बल्कि राष्ट्रीय भावना है। श्री मोदी ने कहा कि संसद टीवी के शुभारंभ का दिन देश की संसदीय प्रणाली में एक और महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ रहा है। उन्होंने कहा कि आज देश को संसद टीवी के रूप में संचार और संवाद का ऐसा माध्यम मिल रहा है जो देश के लोकतंत्र और जनप्रतिनिधियों की नई आवाज के रूप में काम करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें बताया गया है कि संसद टीवी ओटीटी प्लेटफॉर्म तथा सोशल मीडिया पर भी उपलब्ध होगा और इसका ऐप भी होगा। अपने नए अवतार में संसद टीवी सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी रहेगा और इसका अपना ऐप भी होगा। इससे हमारा संसदीय संवाद न केवल आधुनिक टेक्नोलॉजी से जुड़ेगा बल्कि आम जन तक उसकी पहुंच भी बढ़ेगी।
आज ये सुखद संयोग भी है कि 15 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी मनाया जाता है। भारत लोकतंत्र की जननी है। भारत के लिए लोकतंत्र केवल एक व्यवस्था नहीं है, एक विचार है। भारत में लोकतंत्र सिर्फ संवैधानिक स्ट्रक्चर ही नहीं है, बल्कि वो एक स्पिरिट है। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि संसद टीवी संसद और जनता के बीच संचार की एक कड़ी होगा। उन्होंने कहा कि इस चैनल पर पंचायत और संसद से संबंधित कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। संसद टीवी संसद और जनता के बीच संवाद स्थापित करने में अधिक प्रभावशाली भूमिका निभाएगी। दोनों चैनलों के विलय से संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा तथा हम उत्कृष्ट कार्यक्रमों का प्रस्तुतिकरण सुनिश्चित कर पाएंगे। संसद टीवी देश का एकमात्र ऐसा चैनल होगा जिसके माध्यम से देश के नागरिकों को ग्राम पंचायत से लेकर संसद तक सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली तथा जनप्रतिनिधियों की भूमिका से परिचित कराने का कार्य भी होगा। लोक प्रसारक प्रसार भारती और भारतीय संसद के प्रभाग संसद टीवी ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौता लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी की अभिलेखीय सामग्री के बदले में संसद टीवी को एचडी टीवी प्रारूप में निःशुल्क अपलिंक करने के बारे में है। प्रसार भारती अपने डीडी फ्री डिश प्लेटफॉर्म में संसद टीवी एचडी को भी प्रसारित करेगा। लोकसभा और राज्यसभा टीवी चैनलों का विलय कर संसद टीवी के गठन का फैसला किया गया है। इसे संसद टीवी एचडी और संसद टीवी एसडी के रूप में एचडी टीवी और एसडी टीवी दोनों पर प्रसारित किया जाएगा। वर्तमान में संसद टीवी की टेलीपोर्ट सुविधा एसडी टीवी प्रारूप में केवल एक चैनल को अपलिंक करने में सक्षम है। टेलीपोर्ट के उन्नयन और आधुनिकीकरण में 6 महीने का समय लगने की संभावना है। चूंकि संसद टीवी अपनी टेलीपोर्ट सुविधा का उन्नयन कार्य पूरा होने तक सी बैंड में एचडी टीवी सिग्नल को अपलिंक करने की स्थिति में नहीं है, इसलिए प्रसार भारती संसद टीवी एचडी टीवी सिग्नल को अपलिंक करने में सहायता करेगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि भारत में एक दिन में 1 करोड़ से अधिक लोगों को कोविड रोधी टीका लगाकर कीर्तिमान बनाना नर्सिंग कर्मियों के समर्पण और अथक प्रयासों के कारण ही संभव हो सका। वो आज वर्चुअल रूप से नर्सिंग कर्मियों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान करने के आयोजित समारोह में बोल रहे थे। नर्सों द्वारा प्रदत्त अमूल्य योगदान के परिणाम स्वरूप ही हमें महामारी से लड़ने में सहायता मिल सकी। हमारी नर्सों ने अपने सतत प्रयासों से देश की आबादी के एक बड़े हिस्से का टीकाकरण कर पाने की उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने में मदद की है। भारत में एक दिन में 1 करोड़ से अधिक लोगों के टीकाकरण की विशिष्ट उपलब्धि हमारी नर्सों की कर्तव्य निष्ठा और अथक प्रयासों से ही संभव हो पाई है। राष्ट्रपति ने कहा कि कई नर्सों ने महामारी के खिलाफ लड़ाई में अपनी जान गंवाई है। उन्होंने कहा कि पुरस्कार पाने वालों में से भी एक नर्स ने कोविड रोगियों की देखभाल करते हुए जान गंवाई थी। श्री कोविंद ने कहा कि इस प्रकार की सेवाओं और बलिदान का मूल्यांकन किसी भी आर्थिक लाभ के संदर्भ में नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति ने कहा कि नर्सें और दाइयां न केवल स्वास्थ्य संबंधी सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने में योगदान देती हैं, बल्कि शिक्षा और राष्ट्र के आर्थिक विकास की दिशा में भी योगदान देती हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने दाइयों का नया कैडर बनाने के लिए मिडवाइफरी सर्विस इनिशिएटिव शुरू की है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 75 करोड़ 89 लाख कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 61,15,000 टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 27,000 से अधिक नए मरीजों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। पिछले 4 दिन से नए मरीजों की संख्या 30,000 से कम रही है। वर्तमान में 3,51,000 से अधिक मरीजों का उपचार किया जा रहा है। पिछले 24 घंटों में 38,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं। स्वस्थ होने की दर 97.62% हो गई है। मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 82 दिनों से संक्रमण की साप्ताहिक दर 2% और दैनिक संक्रमण दर 1.69% हो गई है। अब तक 54 करोड़ 60 लाख नमूनों की जांच की जा चुकी है। कल 16,10,000 नमूनों की जांच की गई। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं।
चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऑटोमोबाइल और ड्रोन उद्योगों के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना पीएलआई को 26,058 करोड़ रुपए के बजटीय परिव्यय के साथ मंजूरी दे दी है। इससे उच्च प्रौद्योगिकी, अधिक कुशल और हरित ऑटोमोटिव निर्माण में नए युग की शुरुआत होगी। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद बताया कि ऑटो क्षेत्र के लिए 25,938 करोड़ रुपए और ड्रोन उद्योग के लिए 120 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। The government has approved production link incentive scheme for auto industry, auto component industry, drone industry to enhance India's manufacturing capability। और इस योजना में कुल मिलाकर 26,058 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है पीएलआई स्कीम, जो हमारी ऑटोमोबाइल, ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री और ड्रोन इंडस्ट्री के लिए है, जिसमें से ऑटो सेक्टर के लिए 25,000 करोड़ रुपए, ड्रोन सेक्टर के लिए 120 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। इस योजना से देश में एडवांस ऑटोमोबाइल व्हीकल्स और ऑटो कंपोनेंट और ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग को निर्माण करने में बल मिलेगा। 5 वर्षों में लगभग 39,500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश होगा और लगभग 7,60,000 व्यक्तियों के लिए रोजगार के अतिरिक्त अवसर मिलेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दूरसंचार क्षेत्र में कई संरचनात्मक और प्रक्रिया संबंधी सुधारों को मंजूरी दी है। इनसे रोजगार के अवसरों की रक्षा तथा सृजन, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने, तरलता बढ़ाने, निवेश को प्रोत्साहित करने और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं पर नियामक बोझ कम होने की आशा है। इन सुधार उपायों से ब्रॉडबैंड और दूरसंचार कनेक्टिविटी के प्रसार को और बढ़ावा मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद बताया कि इस पैकेज से 4G प्रसार और 5G नेटवर्क में निवेश के लिए वातावरण बनने की भी उम्मीद है। श्री वैष्णव ने बताया कि दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के लिए 9 संरचनात्मक सुधार, 5 प्रक्रिया संबंधी सुधार और कई राहत उपाय किए गए हैं। स्पेक्ट्रम और टेलीकॉम सेक्टर में 100% एफडीआई पॉलिसी था, लेकिन उसमें केवल 49% ऑटोमेटिक रूट में था। तो आज कैबिनेट ने फैसला किया है 100% एफडीआई ऑटोमेटिक रूट में टेलीकॉम सेक्टर में अलाउ की गई है। ऑफ कोर्स जितने सेफगार्ड्स रहेंगे, जैसे प्रेस नोट 3, इस तरह के जितने भी सेफगार्ड्स हैं वो सेफगार्ड्स इसमें लागू रहेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच सहयोग से सामान्य स्थिति की बहाली में मदद मिलेगी और आर्थिक गतिशीलता बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी से आपूर्ति प्रभावित हुई है और औद्योगिक गतिविधियों में भी कमी आई है। कोविड-19 के कारण दुनिया भर में सप्लाई डिस्ट्रप्शंस, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में डाउन टर्न, ट्रेवल और टूरिज्म सेक्टर में लगभग स्टैंड स्टिल सिचुएशन के चलते लगातार 2 साल इकोनॉमिक ग्रोथ को बहुत बड़ा झटका लगा है। अब जाकर फिस्कल ईयर 21-22 में हालात सुधरते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारी सरकार द्वारा ऐसे कदम उठाए गए जिन्होंने आर्थिक गतिविधियों को फिर से पटरी पर लाने का काम किया है। पिछले साल जहां ग्रोथ में 24% कॉन्ट्रैक्शन देखा गया था, वहीं इस साल के पहले क्वार्टर में 20% का जंप भी देखा गया है। भारत अमेरिका उद्योग मंडल द्वारा आयोजित भारत अमेरिका आर्थिक शिखर बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया के अवसर का लाभ उठाते हुए मौलिक साजो सामान, विदेशी निर्माता संयुक्त उद्यम या प्रौद्योगिकी समझौते के माध्यम से स्वयं या भारतीय कंपनियों की भागीदारी में उत्पादन इकाइयां स्थापित कर सकते हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि सह उत्पादन और सह विकास के लिए अमरीकी और भारतीय रक्षा उद्योग में बड़ी संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय उद्योग अमरीकी उद्योगों को साजो सामान भी उपलब्ध करा सकते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत कम लागत पर उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए विश्व अंतरिक्ष हब के रूप में तेजी से उभर रहा है। नई दिल्ली में फिक्की द्वारा आयोजित सम्मेलन इंडिया लीड्स 2021 में उन्होंने कहा कि भारत ने ल्यूनर प्रोब का प्रक्षेपण कर, उपग्रहों का निर्माण कर और विदेशी उपग्रहों को स्थापित कर राष्ट्रव्यापी मान्यता हासिल की है।
डॉक्टर सिंह ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों से अंतरिक्ष उद्योग विश्व में सबसे आकर्षक उद्योगों में से एक के रूप में उभर रहा है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने संयुक्त रूप से संसद टीवी का शुभारंभ किया। संसद टीवी ओटीटी प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया पर उपलब्ध होगा। इसका अपना मोबाइल ऐप भी होगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, भारत में नर्सिंग सेवाओं से जुड़े लोगों के कठिन परिश्रम के कारण ही एक दिन में 1 करोड़ से अधिक लोगों को कोविड टीका लगाना संभव हो पाया। देश में अब तक 75 करोड़ 89 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.62% पर बरकरार। सरकार ने ड्रोन और ड्रोन से जुड़े संगठकों के लिए पीएलआई योजना को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दूरसंचार क्षेत्र में कई संरचनात्मक और प्रक्रिया संबंधी सुधारों को मंजूरी दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, मेक इन इंडिया का लाभ उठाते हुए मौलिक साजो सामान के विदेशी निर्माता भारत में उत्पादक सुविधाएं स्थापित कर सकते हैं। सरकार ने कहा, भारत कम लागत पर उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए विश्व अंतरिक्ष हब के रूप में तेजी से उभर रहा है। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विशाखापट्टनम मुंबई मार्ग पर सीधी उड़ान को रवाना किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने फिरोजाबाद में डेंगू के मामलों की निगरानी के लिए विशेषज्ञों और चिकित्सकों का एक और दल भेजा और वर्ष 2022 के पद्म पुरस्कारों के लिए आज नामांकन की अंतिम तिथि। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज स्पाइस जेट की विशाखापट्टनम से मुंबई की पहली उड़ान को वर्चुअल माध्यम से रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इससे रोजगार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तथा छात्रों को आने जाने में सुविधा होगी। इससे विशाखापट्टनम की आर्थिक उन्नति भी होगी। श्री सिंधिया ने कहा कि उड़ान उड़े देश का आम नागरिक नीति के माध्यम से भारतीय नगरों का हवाई संपर्क बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि 302 विमानों की आवाजाही से विशाखापट्टनम का संपर्क 10 नगरों से हो गया है। उत्तर प्रदेश सरकार 5 विशेषज्ञों और 10 चिकित्सकों का एक दल फिरोजाबाद भेज रही है, जहां पिछले 1 महीने में बुखार और डेंगू से 60 से अधिक लोगों की जान गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डॉक्टरों और विशेषज्ञों के इस दल को निर्देश दिया है कि वे तुरंत वहां पहुंचें और मरीजों की देखभाल के लिए वहां 1 सप्ताह तक ठहरें। केंद्र और राज्य सरकारों से डॉक्टरों और विशेषज्ञों के कई दल पहले ही फिरोजाबाद पहुंच चुके हैं। जिले के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी दिनेश कुमार प्रेमी ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि राज्य के विभिन्न अस्पतालों में 458 मरीज भर्ती हैं, जिनमें से 163 मरीज डेंगू से ग्रस्त हैं। अगले वर्ष के पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन की आज अंतिम तिथि है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन और अनुशंसा केवल पद्म पुरस्कार की वेबसाइट पर ऑनलाइन प्राप्त की जाएंगी। अगले वर्ष गणतंत्र दिवस पर घोषित किए जाने वाले पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कारों के लिए ऑनलाइन नामांकन या अनुशंसा मिलना जारी है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि सरकार पद्म पुरस्कारों को आम लोगों के पद्म पुरस्कार में बदलने के लिए प्रतिबद्ध है। मंत्रालय ने सभी नागरिकों से अनुरोध किया है कि वो महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांगजन में से ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों की पहचान करें जो समाज की निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं, साथ ही उनकी उत्कृष्टता और उपलब्धियां वास्तव में पुरस्कार के योग्य हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में कस्तूरबा गांधी मार्ग और अफ्रीका एवेन्यू स्थित रक्षा कार्यालय परिसरों का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री रक्षा कार्यालय परिसर का दौरा भी करेंगे और सेना, नौसेना तथा वायुसेना के और अन्य अधिकारियों से बातचीत भी करेंगे। नए रक्षा कार्यालय परिसरों में सेना, नौसेना और वायुसेना सहित रक्षा मंत्रालय और सशस्त्र बलों के लगभग 7,000 अधिकारियों के बैठने की व्यवस्था होगी। ये भवन आधुनिक, सुरक्षित और काम करने में सुविधाजनक होंगे। भवन संचालन के प्रबंधन के लिए एक एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र भी स्थापित किया गया है। नए रक्षा कार्यालय परिसर व्यापक सुरक्षा प्रबंधन, अत्याधुनिक और ऊर्जा की कम खपत वाले हैं। ये भवन पर्यावरण के अनुकूल बनाए गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। दुनिया
दुनिया रंग बिरंगी, खट्टे मीठे रसीले समाचारों का सतरंगी खजाना आकाशवाणी पर। खबरें होंगी हटकर, जानेंगे कुछ अलग, हंसेंगे खुलकर, करेंगे सजग। सुनना न भूलें सोमवार और मंगलवार 8 सवेरे तथा शनिवार और रविवार कार्यक्रम परिक्रमा में। ये आकाशवाणी है। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ। एक राष्ट्र का जन्म। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अब तक के सबसे बड़े संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन इस संग्राम की एक झलक लेकर आता है। आज ही के दिन सन 1891 में एक ऐसे क्रांतिकारी का जन्म हुआ था जिसने हमें न सिर्फ जय हिंद जैसा ओजस्वी अभिवादन दिया, बल्कि भारत की आजादी के लिए लड़ाई भी लड़ी। इसी महान स्वतंत्रता सेनानी का नाम चेम्पकरामन पिल्लई है, जिन्हें प्यार से जय हिंद पिल्लई भी कहा जाता है। आजादी के दीवाने पिल्लई की चाहत थी ब्रिटेन विरोधी सेना बनाना और इसके जरिए विदेशी शासन से देश को मुक्त करवाना। चेम्पकरामन पिल्लई का जन्म केरल के त्रिवेंद्रम के एक तमिल परिवार में हुआ था। बचपन से ही रामन पिल्लई अंग्रेजों के विरुद्ध रहे। स्कूली दिनों में ही उन्होंने अपने स्कूल में जय हिंद और जय हिंदुस्तान का नारा लगाया था। रामन पिल्लई एक मेधावी छात्र थे। उन्होंने ऑस्ट्रिया में पढ़ाई की और इंजीनियरिंग में डिप्लोमा हासिल किया। पिल्लई ने लोक प्रशासन और अर्थशास्त्र में भी स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। इतना ही नहीं, 12 भाषाओं पर तो उनकी गहरी पकड़ थी। सन 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध छिड़ा, तब प्रवासी भारतीय क्रांतिकारी स्वाधीनता आंदोलन के लिए जर्मनी का समर्थन हासिल करने की कोशिशों में जुट गए थे। उन क्रांतिकारियों में एक क्रांतिकारियों ने ज्यूरिख स्थित जर्मन दूतावास से संपर्क किया। जब सितंबर 1914 में इंटरनेशनल प्रो इंडिया कमेटी का गठन हुआ, तब पिल्लई ही उसके अध्यक्ष बने। कमेटी का मुख्यालय ज्यूरिख में था। पिल्लई ने ज्यूरिख से जर्मन अंग्रेजी मासिक पत्रिका प्रो इंडिया निकाली। इसने भारत की वैश्विक दृष्टि को जर्मनी के सामने रखा। अक्टूबर 1914 में पिल्लई ने भारत के समर्थन में बर्लिन समिति की स्थापना की। इसके अगले साल उन्होंने इंटरनेशनल प्रो इंडिया कमेटी और बर्लिन समिति को मिलाकर इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी का गठन किया। ब्रिटिश राज के विरुद्ध एक अंतर्राष्ट्रीय मोर्चा बनाने के लिए पिल्लई ने सन 1914 और 1917 के बीच एक साथ कई योजनाओं पर काम किया। 1915 में काबुल में भारतीय क्रांतिकारियों ने अस्थायी सरकार गठित की, जिसमें चेम्पकरामन पिल्लई विदेश मंत्री के रूप में शामिल हुए। क्रांतिकारियों की योजना तुर्की और जर्मन सैनिकों को अफगानिस्तान लाने की थी, जिनके साथ वो ब्रिटिश राज के विरुद्ध युद्ध शुरू करने में काबुल की मदद करने की तैयारी में थे। क्रांतिकारियों की योजना उत्तर पश्चिमी सीमा पर हमले के साथ साथ ब्रिटिश भारतीय सेना से बगावत कराना और इसके जरिए ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह करना था। लेकिन ये योजनाएं नाकाम रहीं और अंग्रेजों ने इनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद पिल्लई यूरोप में रहे और राष्ट्रीय आंदोलन जारी रखा। 1934 में
बर्लिन में उन्होंने आखिरी सांस ली। उनकी अंतिम इच्छा के मुताबिक तिरंगे के साथ उनकी अस्थियां लेकर उनकी पत्नी लक्ष्मीबाई जहाज से भारत लौटीं। आजादी के कुछ साल बाद वो INS दिल्ली में सवार होकर अस्थियों को बंबई से लेकर त्रिवेंद्रम गईं और उन्हें कर्मना नदी में प्रवाहित कर दिया। आज ही के दिन सन 1940 में केरल के मालाबार में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध मशहूर आंदोलन हुआ था। प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने मालाबार के लोगों से 15 सितंबर को साम्राज्यवादी विरोधी दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया। समूचे मालाबार में साम्राज्यवाद के विरुद्ध सभाएं और प्रदर्शन हुए। कई जगहों पर लोगों और पुलिस के बीच हिंसक झड़पें भी हुई। मोराड़ा में भीड़ और पुलिस के बीच हुई झड़प में 2 युवकों की मौत हो गई। इस हत्या के आरोप में प्रमुख कम्युनिस्ट नेता KPR गोपालन को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें मौत की सजा सुनाई गई, लेकिन महात्मा गांधी और अन्य नेताओं के हस्तक्षेप से उन्हें मृत्युदंड नहीं दिया गया। और इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग श्रृंखला का ये अंक समाप्त हुआ। मिलते हैं अगली कड़ी में। आकाशवाणी समाचार सुनते रहें और आजादी का अमृत महोत्सव में हमारे साथ शामिल रहें। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल amritmahotsav@gmail.com पर अपने जवाब भेज सकते हैं। जवाब के साथ आप अपना नाम, पता और फोन नंबर भी भेजिए ताकि विजेता बनने पर हम आपसे संपर्क कर सकें। विजेता का चुनाव ईमेल पर मिले सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी। कुछ इतिहास में अमर हो गए और कई गुमनाम। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 75 कड़ियों की श्रृंखला में हम उन वीरांगनाओं की बात करेंगे जिनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। प्रत्येक मंगलवार परिक्रमा में सुनिए अपराजिता, देश की वीरांगनाओं को आकाशवाणी का सादर नमन। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग महिला और बाल विकास मंत्रालय में सचिव इंदेवर पांडे से हाल में लिए गए महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों के संबंध में एक विशेष साक्षात्कार प्रसारित करेगा। ये साक्षात्कार आज रात 9:15 बजे से FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने संयुक्त रूप से संसद टीवी का शुभारंभ किया। अब संसद टीवी OTT प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया पर उपलब्ध होगा। इसका अपना मोबाइल ऐप भी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, भारत में नर्सिंग से जुड़े लोगों के कठिन परिश्रम के कारण ही एक दिन में 1 करोड़ से अधिक लोगों को कोविड टीका लगाना संभव हो पाया। देश में अब तक 75 करोड़ 89 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.62% पर बरकरार। सरकार ने ड्रोन और ड्रोन से जुड़े संगठनों के लिए PLI योजना को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दूरसंचार क्षेत्र में कई संरचनात्मक और प्रक्रिया संबंधी सुधारों को मंजूरी दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, मेक इन इंडिया का लाभ उठाते हुए मौलिक साजो सामान के विदेशी निर्माता भारत में उत्पादक सुविधाएं स्थापित कर सकते हैं। सरकार ने कहा, भारत कम लागत पर उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए विश्व अंतरिक्ष हब के रूप में तेजी से उभर रहा है। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विशाखापट्टनम मुंबई मार्ग पर सीधी उड़ान को रवाना किया। उत्तर प्रदेश सरकार फिरोजाबाद में डेंगू के मामलों की निगरानी के लिए विशेषज्ञों और चिकित्सकों का एक और दल भेजेगी।
इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।